हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमने जो 2019 से लेकर 2023 तक लेवल 3 के सारे पेपर कर लिए हैं। एक बार हम 2023 से 2019 तक के लेवल 2 के भी सारे पेपर कर लेते हैं, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो कर लेते हैं। और आप देखोगे आज 23 का जो लेवल 2 का है, पिछले जो हमने लेवल 3 में किए हैं उन पेपर्स में से कितने क्वेश्चन आपको रिपीट होते मिलेंगे। और वो क्वेश्चन होंगे वो जो आपको पेपर में डिफ़िकल्ट लगते होंगे। जो आपके ये 6-7 नंबर है, 20 नंबर तक तो आप सारे ही ले आते हैं इसमें साइकोलॉजी में, लेकिन ये 6-7 नंबर का ये प्रीवियस ईयर पेपर से आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बस जो जो चीज़ें आपको लग रहा है नई है, एक कॉपी के 4-5 पेज जिसके भी खाली हो, ये नहीं है कि नई कॉपी लगानी है, उसके ऊपर लिख लिया करो ये क्वेश्चंस एज इट इज़। क्वेश्चन लिख लिया करो कि ये बात किसने कही है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है। अगर कोई भी अपने तुम्हें लग रहा है कि ये ऑप्शन हमने पढ़े हुए नहीं, वो एज इट इज़ ऑप्शन ही उतार लिया करो बस, और उन्हीं को पढ़ लिया करो। देखना इस चीज़ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। एक मैं हर रोज़ मुझे बोलना पड़ रहा है ये चीज़ कि सबको डाउट है डेट को लेकर कि एग्ज़ाम डेट कब होगी। अब लग रहा है कि अभी तो आ ही गई है 11-12, तो कि 11-12 को एग्ज़ाम नहीं होगा। भाई पूरी पॉसिबिलिटी है आपकी 11-12 को एग्ज़ाम होने की। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर यूजीसी की जो डेट है वो नहीं है। यूजीसी की डेट 11-12 को कोई पेपर नहीं है यूजीसी का। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं होएगा, नहीं होएगा, तो आप अपनी तैयारी तो कंटिन्यू रखिए ना। आप ज़्यादा वीडियो वगैरह मत देखिए, उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो चलें करें स्टार्ट। इससे अच्छा तो है कि आप एक प्रीवियस ईयर पेपर खोलिए और अपना प्रीवियस ईयर पेपर की साइकोलॉजी, रीजनिंग, मैथ जो भी है वो आप कर लीजिए। उससे आपको कुछ ना कुछ 1-2 नंबर दिला के ही जाएगा, और वही 1-2 नंबर से आप रह जाते हैं, क्योंकि 70 तक तो सबके ही बन जाते हैं। 70 तक अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो एस्टेट में ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके ही बन जाते हैं 70 तक। अगर आप 70 से क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और जिसके भी भाई 85 और 90 के बीच में बनते हैं, 90 ना बन के 85 से 89 बनते हैं, उनको तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए। वो कहाँ पर अटक रहे हैं ये तो देखो ना आप। चलो करें फिर स्टार्ट। आज हम करेंगे लेवल 2 का पेपर 2023 का। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इक्विवेलेंट ही रहेगा। यानी कि ये है कि साइकोलॉजी कभी टीजीटी के पीजीटी में आ जाते हैं क्वेश्चन, कभी पीजीटी के टीजीटी में आ जाते हैं। तो साइकोलॉजी डिफरेंट नहीं होती, तो पीजीटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और टीजीटी वालों के भी लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को करने हैं ये। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट भाई। और मैं ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दूं कि टीजीटी के जितने भी पेपर होंगे, चाहे वो हिंदी का बच्चा है, चाहे कोई साइकोलॉजी का बच्चा है, या फिर फिजिकल एजुकेशन का बच्चा है, या उर्दू का, या किसी भी सब्जेक्ट का है, अगर आपका टीजीटी का पेपर है तो 90 नंबर का जो कॉमन पेपर होता है वो सबके सेम आते हैं क्वेश्चन। वो से अलग अलग नहीं होते कि मैथ वालों का अलग आएगा जो कॉमन मैथ होता है और साइंस वालों के लिए अलग, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबके सेम आते हैं क्वेश्चन 90 नंबर का, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होता है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटी? लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, या लॉ ऑफ प्रोग्रेशन? जो लॉ ऑफ प्रोग्रेशन है वो हेरिडिटरी से नहीं होता, यानी कि जो लॉ ऑफ प्रोग्रेशन होगा वो हेरिडिटरी से संबंधित नहीं होता, आनुवंशिकता से संबंध नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ रहेगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको कितनी प्रोग्रेस करनी है ये किस पे? ये टोटली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि हेरिडिटी पे। अब साथ साथ में ये भी कर लेना कि जो तुम्हारे ये है लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये हेरिडिटरी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? बुद्धि का जो तुम्हें लगेगा परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, नोट पूछा हुआ है। ये तो परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, अलेक्जेंडर का भी परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, और संगवाई फॉर्म बोर्ड टेस्ट भी, जिसके अंदर क्या टाइप के बेसिस पे इसने बताया था, ये भी क्या होता है? ये भी परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस होता है। लेकिन बिने का जो टेस्ट होता है ये तुम्हारा क्या नहीं होता? ये परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होता। ठीक है, क्या ये परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होता? ये इंडिविजुअल का जो लिया जाता है, इंडिविजुअल के लिए टेस्ट होता है ये, और ये परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? तुम्हें लगेगा क्योंकि बिने ने ही तो टेस्ट दिया है इंटेलिजेंस का, ये परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं होता, ये इंडिविजुअल का टेस्ट होता है, जिसके अंदर कोग्निटिव एबिलिटी को मेजर किया जाता है। बिने टेस्ट से किसको परफॉर्मेंस को नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, कोग्निटिव एबिलिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, ये लिख लेना साथ में
कि जो बिने टेस्ट है वो किसके लिए होता है, कोग्निटिव एबिलिटी को, किसी इंडिविजुअल की कोग्निटिव एबिलिटी को मेजर करने के लिए बिने टेस्ट लिया जाता है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किया जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, नोट पूछा हुआ है। मैचिंग क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, ब्लैंक स्पेस, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चन यानी कि विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉरी ऑप्शन नहीं कर रहा पता नहीं क्यों। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। अकॉर्डिंग टू मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, एडोलेसेंट पीरियड इज, क्या है, स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म है, यानी कि नैतिक यथार्थवाद की अवस्था है। स्टेज ऑफ मॉरलिटी कॉन्स्टेंट है, या क्योंकि पियाजे ने तो मॉरलिटी के अंदर दो ही दिए थे, एक तो हेट्रोनोमस मॉरलिटी बताई थी और एक ऑटोनोमस मॉरलिटी बताई थी, हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस। तो पहले कौन सी थी, हेट्रोनोमस, और फिर आती थी ऑटोनोमस। तो ये पूछ रखा है एडोलेसेंट का मतलब बाद का पीरियड, तो ये आ जाएगी ऑटोनोमस मोरलिटी। ठीक है भाई, हेट्रोनोमस पहले आती है, दो ही मोरलिटी के क्या बताए थे इसने, दो ही टाइप बताए थे, एक तो हेट्रोनोमस और एक ऑटोनोमस। तो पहले बताया था हेट्रोनोमस और फिर बताया था ऑटोनोमस। हेट्रोनोमस के भी दो पार्ट बता दिए थे अगेन जाके, तो लेकिन ये दो तो होते ही नहीं है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। यानी कि ये कहता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ बाय पियाजे इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बिल्कुल, और वो क्या कर लेता है, सीरियलाइजेशन कर लेता है, यानी कि क्रमबद्धता एक क्रम में लगा लेता है बिल्कुल, कंजर्वेशन कर लेता है बिल्कुल कर लेता है। लेकिन एनिमिज्म जो होता है ये कौन सी होती है, ये सेकंड स्टेज के अंदर होता है, जीववाद की जो भावना होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये किसकी नहीं है, कॉन्क्रीट स्टेज की नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं विशेषताओं के संबंध में विचलन है, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं अपनी समग्रता में व्यक्तियों को अलग करती है, बिल्कुल करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता से, जहाँ पे ये केवल वगैरह आ जाए वैसे ही गलत होते हैं ऑप्शन, लेकिन ये कहता है ओनली हेरिडिटरी से तो नहीं होगा भाई, ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटरी दोनों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो रहेगा नहीं पूछा हुआ, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। कौन सी विधि उपयुक्त होती है भाई, उसको कहते हैं विराम विधि, यानी कि स्पेस्ड मेथड। अगर पहले ही प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको नेक्स्ट दे रखा पूर्ण विधि, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ही उसको दिक्कत हो रही है और आप पूरा का पूरा एक साथ करवा दोगे, तो ये तो नहीं हो सकता। ना अविराम विधि होगा और ना पार्सनिक होगा। आपको क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ाना है, पहले एक पैराग्राफ पढ़ाया, फिर दूसरा पढ़ाया, फिर तीसरा पढ़ाया, ऐसे रुक रुक के, ताकि उसको आराम से समझा के। तो विराम विधि जो स्पेस्ड मेथड होता है, आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे ये चारों मेथड लिखने, इन चारों मेथड के बारे में भी लिखना है कि स्पेस्ड मेथड क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, पहले भी आया हुआ है, वो हमने प्रीवियस ईयर में भी तो किया है, जो पीजीटी वाले में मैस्ट मेथड क्या होता है, और इस पे क्वेश्चन हर बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन छांटने हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा, यानी कि कौन सा मैक्सियम है, इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सही बात है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सही बात है, नॉन टू अननोन सही बात है, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास आनुवंशिकता से पर्यावरण का उत्पाद है, बिल्कुल। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल। विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल। डेवलपमेंटल इज ए प्रिडिक्टेबल होता है, मॉडिफिएबल होता है, बट रिवर्सिबल नहीं होता, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। विकास रैखिक पद का अनुसरण करता है, ये बात गलत है, क्योंकि वो कह रखा है कि वो लीनियर होता है, पाथ लीनियर नहीं होता, कंटिन्यूअस जरूर होता है बट लीनियर नहीं होता, स्पाइरल इन नेचर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10,
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है? ये बात तो किसने कही थी? वाइगोस्की ने कही थी। अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर आर इम्पोर्टेंट इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और उसने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की जो वो सोशल कंस्ट्रक्टिव थे, उसने कहा था कि जो सोसाइटी होती है वो क्या सेंट्रल रोल प्ले करती है। किसने कही थी? वाइगोस्की ने कही थी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? माता पिता के साथ सामंजस्य, यही बात गलत है, सामंजस्य होता ही नहीं है। नया सामूहिक समूहन करता है, पहचान की खोज करता है, वीर पूजा करता है, बिल्कुल हीरो वर्शिप होता है, सर्च ऑफ आइडेंटिटी करता है, न्यू सोशल ग्रुपिंग करता है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ उसका सामंजस्य नहीं होता, रिलेशनशिप क्या नहीं होता, हारमोनियस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि नोट पूछा हुआ है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था प्रारंभिक नैतिक स्तर से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी है पहले तो ये बताओ। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज है? नहीं है। और कौन सी नहीं है? गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये लास्ट वाली होती है, ये फर्स्ट होती है। तो फर्स्ट और सेकंड जो रहेंगे वो, फर्स्ट और लास्ट जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? क्योंकि नहीं पूछा हुआ है तो ये नहीं है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और डी। ए और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको ध्यान से करना क्योंकि नहीं पूछा हुआ है, बस फटाफट हम बी और सी लगा देते, वरना ये थोड़ा सा ध्यान से, सारे नोट के क्वेश्चन आते हैं एस्टेट में। अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? यानी कि लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? इमिटेशन लर्निंग कहते हैं? नहीं। मोटर लर्निंग कहते हैं? नहीं। कॉग्निटिव लर्निंग, क्योंकि कॉग्निशन से सीख रहे हैं तो दैट इज द संज्ञानात्मक सीखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सी है भाई? विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल लर्निंग? अगर तुम सोशल लर्निंग लेक्चर तो बिल्कुल नहीं देना, एक्सपेरिमेंट नहीं करवाओगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि आइडिया आते रहेंगे। एक ये भी बताओ भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग किसने दिया था? इसका आएगा फील्ड स्ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग किसने दिया था? क्वेश्चन आया हुआ था ना पिछली बार, तो कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। पैवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंटेशन, रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलाई, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल, लैक ऑफ मोटिवेशन। किसकी? लैक ऑफ मोटिवेशन जो रहेगा वो पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर नहीं करेगी, मेंटल हेल्थ करती है, कंटेंट की नॉलेज ऑफ टीचर करेगी, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर करेगी, लेकिन शिक्षक का शारीरिक रूप कैसा है यानी कि टीचर दिखने में कैसा है, ये चीज़ उसके लर्निंग को क्या नहीं करेगी? प्रभावित नहीं करेगी, बच्चों की लर्निंग को प्रभावित नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? कौन सा नहीं करता? ये पूछ रखा पर्यावरणीय, वो कारक कैसा होना चाहिए? वो इन्वायरमेंटल फैक्टर होना चाहिए। न्यूट्रिशन है, बिल्कुल पोषण करेगा। गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव कैसा है? इन्वायरमेंट की वजह से। फिर एक्सीडेंट हो जाता है कोई, यानी कि दुर्घटना हो जाती है, ये करेंगे। लेकिन जो ये होता है अंतस्रावी ग्रंथियाँ, ये क्या नहीं करेगी? ये इफेक्ट तो करेगी, लेकिन ये हेरिडिटरी होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, इससे आज तक क्वेश्चन ना आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो इसका भी आज आपको यही पढ़ना है, तीनों लॉ पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर जैसे लॉ पिछली बार आया हुआ था, लॉ ऑफ रेडिनेंस, क्या था कि घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लॉ ऑफ रेडिनेंस था। 3 ही लॉ दिए थे इसने, जो इसके प्राइमरी लॉ थे, थोंडाइक ने दिए थे। लॉ ऑफ रेडिनेंस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, और सारे के सारे सेकेंडरी। एक पेपर में आया हुआ था कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी लॉ है, और इसमें आया हो कि लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज,
इज रिलेटेड विद विच लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग थ्योरी। थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी के अंदर इसने 3 जो हैं वो प्राइमरी लॉज दिए हैं और सारे के सारे उसके सेकेंडरी लॉज है, शायद 5 उसके सेकेंडरी लॉज है। सेकेंडरी लॉज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर पूछेगा पेपर में तो 3 प्राइमरी लॉज आपको देगा साथ में। तो प्राइमरी लॉज है लॉ ऑफ रेडिनेंस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो एक बार पूछा हुआ था वो रेडिनेंस के लिए कि रेडीनेस क्या होता है। अब इसके अंदर लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज किसके होते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं के प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां किसने दी थी भी, मैकडुगल ने दी थी। ठीक है, मैकडुगल ने इंस्टिंक्ट थ्योरी ना मैकडुगल ने दी थी, एटकिशन ने नहीं दी थी। किसने नहीं दी थी, एटकिशन ने नहीं दी थी, बल्कि किसने दी थी, मूल प्रवृत्तियां जो है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मूल प्रवृत्तियां तो हाँ मैकडुगल ने दी थी, बिल्कुल मैकडुगल। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और ये हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटरी होती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नीड ऑफ हायरार्किकल थ्योरी किसने दी थी, मैस्लो ने दी थी। ड्राइव थ्योरी किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी मैक्लीलैंड ने दी थी, मैक्लीलैंड ने दी थी, मैक्लीलैंड ने दी थी। ये चारों के चारों आपको लिखने हैं। इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है वो किसने दी थी, मैकडुगल ने दी थी। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और वो हेरिडिटरी से रिलेटेड है। ठीक है, इन पे भी हर बार क्वेश्चन आता ही है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है ये कहता है एजुकेशन फॉर सोशल डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन, या एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है सबको साथ में शिक्षा देनी है, सभी बच्चों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है। मोटिवेशन बिल्कुल है, इंडिविजुअल अप्रोच, पैसिव अटेंशन नहीं है भाई, आप निष्क्रिय उपस्थिति बना दोगे, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, किस तक लेना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है ना पीजीटी के अंदर और टीजीटी में भी आया हुआ है। ठीक है, टीजीटी में 2000 किस में आया हुआ है, टीजीटी में आया हुआ 23 में और पीजीटी में आया हुआ 19 में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो रहेगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं करते ये तो। स्टर्नबर्ग के एक इस पे भी क्वेश्चन आता ही है, त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है। क्वेश्चन आया हुआ था ना इस पे भी, विच ऑफ द 3 एस्पेक्ट्स इंटेलिजेंस एम्फेसाइज ऑन द ट्राइकिक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग। उसने किसके लिए बताया है, उसने कॉन्टेक्सुअल बताया है, एक्सपेरिमेंटल बताया है, कंपोनेंशियल बताया, लेकिन ऑपरेशनल की बात वो नहीं करते हैं। सी ऑप्शन जिसके अंदर है हटा दो, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3rd हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा अभी, 3rd हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, धीमी गति के अधिगमकर्ताओं के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है। कौन सा हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है, रेमेडियल टीचिंग करवानी चाहिए। देखो इसी का उल्टा आया हुआ था पीजीटी के अंदर, उसमें ये था कि कौन सा सुटेबल है। ठीक है, नहीं इसके अंदर आया हुआ है धीमी गति से, उसके अंदर आया था जो तेज गति के बच्चे हैं यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन सा नहीं, उसका ऑप्शन था रेमेडियल टीचिंग, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग वहाँ नहीं करवानी। यहाँ देखो रेमेडियल, यहाँ पूछा हुआ धीमी गति के, तो यहाँ उल्टा कर दिया बस। रेमेडियल टीचिंग होगी बिल्कुल, ड्रिल वर्क होगा बिल्कुल, कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड होगा बिल्कुल, एक्सेलेरेशन नहीं करेंगे यानी कि त्वरण नहीं करेंगे। ये नहीं कि उसकी क्लास छुड़वा दे, पहले से ही धीमा सीख रहा था फिर एक क्लास छुड़वा दे तो और भी डल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं ना। किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, चूज द करेक्ट कोड फॉर अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न इन द अडोलेसेंस। लीडरशिप स्किल बिल्कुल होती है, एम्पैथी होती, ईगोसेंट्रिक नहीं होता, ये तो कब होता है ईगोसेंट्रिक, सेकंड स्टेज ऑफ प्याजे में होता है, और स्टीरियोटाइप भी नहीं होता। तो सी और डी इसका नहीं होगा, जिसमें सी और डी है हटा दो, डी आया हुआ है, सी आया हुआ है हटा दो, ए और बी कह रखा है, ए और बी तो होता है, बी और डी, डी जिसमें है हटा दो, तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है। ठीक है, यानी कि आपको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, टेकिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट। अच्छा कोड भी है इसके अंदर, रुको भाई मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देती हूँ। दिखेगा ही नहीं अब तो,
चलो शायद आप दिख जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है लगातार परीक्षाएं लेना, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना। क्या होगा भाई? लगातार फ्रीक्वेंट टेस्ट लेते रहो, ये तो गलत बात है। ठीक है, बस टेस्ट ही लेते रहो, वो कुछ सिखाओ मत, टेस्ट लेते जाओ, परीक्षाएं लेते रहो लगातार, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये तो करना ही नहीं है अगर आपको मूल्यांकन कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन में। नेक्स्ट क्या रखा? टेकिंग कंटिन्यूस टेस्ट एंड अप्रोप्रिएट इंटरवल। बिल्कुल ये बात बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट इंटरवल की, जैसे भाई हर संडे टेस्ट होगा, ये बिल्कुल सही बात है। टू इवेलुएट स्कोलास्टिक और स्कोलास्टिक दोनों एस्पेक्ट लेने चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। मेजरिंग ओनली एजुकेशनल अचीवमेंट, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जो सस्ता टिकाऊ अपना ऑप्शन है। वह शिक्षा, ये तो सबको ही पता है, सीटेट में तो हर बार ही रिपीट होता है ये क्वेश्चन। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है, वह क्या कहलाती है? उसको प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, नहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है? कौन सी नहीं है? ब्रेल सामग्री, बिल्कुल ब्रेल लिपि तो सबसे बेस्ट है। बोलती किताबें, ये बात भी बिल्कुल सही है, उनको किस में? देखने में दिक्कत हो रही है। फिल्म स्ट्रिप, ये गलत बात हो जाएगी, फिल्म स्ट्रिप नहीं हो सकती है। ठीक है। उभरे हुए मानचित्र, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, उभरे हुए मानचित्र ये बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट में, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कुट का चयन कीजिए। मोटिवेशन, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवधान, ये तो सारे ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न कर रही है, उसको क्या कहते हैं? जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसको तो डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, जिसको पढ़ने में दिक्कत है डिसलेक्सिया, जिसको लिखने में दिक्कत है डिसग्राफिया, जिसको मैथमेटिक्स में दिक्कत है डिसकैल्कुलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज हमने 23 जो टीजीटी का 2023 का जो एग्ज़ाम है वो किया है, उसके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन किए हैं। आपको अब थोड़ा बहुत चेंज लग रहा होगा अपने अंदर। अब जो जो चीज़ें इसके अंदर आपसे नहीं हुई है, आप क्या करोगे? पहले पॉज करोगे वीडियो को, फिर खुद से करके देखना है, फिर देखना है कि आपसे कितने क्वेश्चन नहीं हो रहे, फिर उन क्वेश्चंस को आपको कॉपी पे लिखना है। यानी कि जो जो वर्ड आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं पता, जिस पे आपको डाउट लग रहा है ना, वही चीज़ पढ़ लो। यूट्यूब पे सारा का सारा कंटेंट पड़ा है सबका, इसीलिए मैं थ्योरी पोर्शन नहीं करवा रही, क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं है। इतना करवा रखा है लोगों ने, आप किसी का भी पढ़ोगे, जैसे हिमांशी मैम का। फिर भी मैं एक बात कहूँगी आप लोगों को, शायद पता नहीं मुझे आपको सही लगेगी नहीं, हिमांशी मैम को अगर आप पढ़ोगे तो, वैसे निशा शर्मा भी अच्छा पढ़ाती है, लेकिन जो हिमांशी मैम है उनकी चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, उनकी चीज़ें बहुत कम चीज़ें होती हैं उनकी जो वो गलत पढ़ाए, क्योंकि वो है ना बेस्ट पढ़ाती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की उनको सच में नॉलेज है, वो जो भी पढ़ा रही है वो सबसे अच्छा पढ़ा रही है, मतलब वो गलत चीज़ कभी नहीं पढ़ाएगी। अगर उसको डाउट है तो वो ये बोल देंगे कि डाउट है, या फिर मतलब मैसेज कर देंगी कि मतलब ये चीज़ उन्होंने गलत पढ़ाई है। वो ऐसे ही हवा में कुछ नहीं पढ़ाएगी। अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है तो हिमांशी मैम की चीज़ पर आप भरोसा कर सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए निशा मैम बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ाती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाती है, अच्छा पढ़ा रही है वो भी, ये नहीं है कि निशा मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही। लेकिन आपको अगर ये वहम है कि हिमांशी मैम से एचटेट नहीं होगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिमांशी मैम जो पढ़ा रही है वो ऑथेंटिक पढ़ाती है, जो चीज़ें अगर उन्होंने पढ़ाई है वो कभी भी गलत नहीं पढ़ाएगी। ठीक है, आप उन पर मतलब ऐसे तो ह्यूमन एरर हो सकते हैं, कुछ चीज़ें उनकी भी गलत हो सकती हैं, 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन जो हिमांशी मैम पढ़ा रही है, हिमांशी मैम बहुत रेयर चांस है कि उनके क्वेश्चंस इधर से उधर हो जाए। उनको डाउट है तो वो ये बोल देंगे कि उनको डाउट है, लेकिन बहुत ही कम, मतलब एक होता है ना, मिस्टेक तो सबसे हो सकती है लेकिन कम मिस्टेक करती हैं वो। ठीक है, तो वैसे आपको अगर निशा मैम अच्छी लगती है तो आप निशा मैम से पढ़िए, आपको जिससे अच्छा लगता है किसी से भी पढ़ लीजिए, बस आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। मुझे वैसे ये नहीं है कि मुझे हिमांशी मैम को प्रमोट करना है या ये ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ये लगता है कि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँचे। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।